हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मनोज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, अपन ने लास्ट पार्ट के अंदर प्रिज्म के बारे में कुछ बात कर रहे थे। प्रिज्म बेसिकली होता है क्या? तो प्रिज्म एक ग्लास की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर दो ट्रायंगल होते हैं और तीन रेक्टेंगल होते हैं। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से होता है। एक नीचे की तरफ होता है और दो हो जाएंगे ट्रायंगल। तो तीन रेक्टेंगुलर और दो ट्रायंगल से जो मिलकर बनती है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं अपन प्रिज्म। उस प्रिज्म की हेल्प से अपन ने कुछ रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को देखा था। आज अपन बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। प्रिज्म की हेल्प से, ग्लास प्रिज्म की हेल्प से अपन क्या करते हैं, डिस्पर्जन को पढ़ते हैं। बेसिकली डिस्पर्जन का मतलब होता है लाइट को डिस्पर्स करना, लाइट को फैला देना। से जो लाइट आती है भाई, सन से जो लाइट आती है, हमारा जो लाइट का सोर्स है वो सन है। सन से जो लाइट आती है वो लाइट व्हाइट लाइट होती है। कैसी लाइट होती है? व्हाइट लाइट। तो सफेद होती है बेसिकली, ऐसा बोलो, कलरलेस बोलो या फिर मैं ऐसा बोलूँ व्हाइट लाइट होती है, क्योंकि हमें दिखता है वो सारा व्हाइट दिखता है। ठीक है, व्हाइट लाइट होती है। उस व्हाइट लाइट को जब मैं प्रिज्म में से पास करता हूँ, उस व्हाइट लाइट को जब मैं प्रिज्म से पास करता हूँ, प्रिज्म से होकर गुजारता हूँ उसको, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर, अपने कंपोनेंट के अंदर क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, बट जाएगी। उसी प्रोसेस को बोलता हूँ डिस्पर्जन। उसमें एक कलर ऑफ बैंड प्राप्त होता है हमें, हमें कलर ऑफ बैंड मिलता है उसके अंदर। कलर ऑफ बैंड में कौन कौन से कलर होते हैं, ये कलर लिख रखे हैं, विबग्योर, वोयलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, सब मिलते हैं। 7 कलर मिलते हैं, टोटल 7 कलर्स मिलते हैं हमें। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है। तो ये डिस्पर्जन होता है। बेसिकली हमारे पास में प्रिज्म होगा, उसमें से व्हाइट लाइट आप पास करवाओगे, वो अपने कंपोनेंट के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा भाई, अलग अलग पार्ट बना देगा, है ना। उसी को अपन बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो देखो, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म, प्रिज्म की हेल्प से व्हाइट लाइट का क्या करेंगे, डिस्पर्जन कर रहे हैं। प्रोसेस पढ़ते हैं, देखो भाई, व्हाइट लाइट ऑफ सन गिव्स अस वेरियस कलर। यानी सन की जो व्हाइट लाइट होती है वो बहुत सारे कलर देती है, वेरियस कलर देती है, बहुत सारे कलर देती है। द प्रिज्म हैज स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इन अ कलर बैंड। यानी प्रिज्म जो होता है, जैसे इसके ऊपर आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट करोगे, वो उस इंसिडेंट लाइट को बहुत सारे अवयवी, बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा, उसको डिवाइड कर देगा। कौन? प्रिज्म। प्रिज्म जैसे आप करते हो, आपको मैं एक जैसे एग्जांपल बताता हूँ। आप अगर कभी अपने स्कूल वगैरह में किया है, जो स्केल होती है हमारे पास में, उस स्केल को आप सूरज के सामने करते हो उस तरीके से, तो आपको बहुत सारे कलर दिखते हैं। या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ, नेचुरल एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको डिस्पर्जन का, वो है रेनबो। अभी आपने हेडिंग भी लेकर का रेनबो, ये पूरा रेनबो पढ़ेंगे। रेनबो होता है, उसके अंदर 7 कलर्स दिखते हैं आपको इस तरीके से। वो नेचुरल स्पेक्ट्रम है, नेचुरल डिस्पर्जन का प्रोसेस है वो। हमारी प्रकृति करते भी नेचुरली होता है, इसलिए बोलते हैं नेचुरल डिस्पर्जन। ये हम खुद करवा रहे हैं, ये भी डिस्पर्जन है, कलर का डिस्पर्जन है। जो व्हाइट लाइट आएगी, आप उसको प्रिज्म से पास करते हो, तो व्हाइट लाइट क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, अपने कुछ कंपोनेंट के अंदर, अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर स्प्लिट हो रही है। ये अपन पढ़ा, उसको अपन बोलते हैं कलर बैंड। क्या बोलते हैं? कलर बैंड। व्हाइट लाइट से जो कंपोनेंट मिलेगा हमें, कलर बैंड बोलेंगे। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? बहुत बार सवाल पूछ लिया। स्पेक्ट्रम देखना भाई, बैंड ऑफ कलर विच स्प्लिट व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म इज स्पेक्ट्रम। यानी कलर का बैंड है, बैंड ऑफ कलर विच इज स्प्लिट बाय प्रिज्म। तो कौन सी लाइट होती है? व्हाइट लाइट। यानी व्हाइट लाइट को जब स्प्लिट कर देगा प्रिज्म, तो जो कलर बैंड प्राप्त होता है, जो कलर बैंड मिलता है, मैं उसको मैं बोलता हूँ स्पेक्ट्रम। यानी दिस वन इज कलर बैंड और उसको मैं बोलता हूँ स्पेक्ट्रम। देखो डायग्राम बता रखा है, हमारे पास में एक प्रिज्म है भाई, इस प्रिज्म से मैं लाइट क्या कर रहा हूँ, लाइट पास करवा रहा हूँ इस तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए दोस्त, ये लाइट एक्चुअल इस लाइट को इस तरीके से मूव करना चाहिए था, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन फिनोमेना ये लाइट कुछ इस तरीके से झुक गई यहाँ पर। और जैसे यहाँ से वापस बाहर निकलती है प्रिज्म से लाइट, तो ये लाइट क्या हो रही है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, अपने कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो रही है, डिवाइड हो जाती है। कलर कौन कौन से होते हैं? इसको बोलता हूँ मैं कलर बैंड। क्या बोलता हूँ दोस्त? कलर बैंड, या फिर मैं इसको बोल दो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ही बोल सकता हूँ और कलर बैंड भी मैं दोस्त इसको बोल सकता हूँ। इसमें जो कलर होता है टोटल 7 कलर्स होते हैं, VIBGYOR, विबग्योर। क्या बोलता हूँ इसको? विबग्योर बोलता हूँ। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ट्रिक से याद रखना, विबग्योर 7 कलर आ जाते हैं इसके अंदर। आपको जो रेनबो बनता है, उस रेनबो के अंदर भी आपको ये टोटल 7 कलर्स आपको दिखते हैं। कलर कौन सा है? विबग्योर। याद रहेगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है दोस्त, अब देखो इस स्पेक्ट्रम के अंदर आपको बताता हूँ, इसमें सबसे जो ज्यादा इंक्लाइनेशन किसका हो रहा है। देखो ये वाली लाइन देखना, एक हमारे पास में लाइन है रेड वाली है और एक हमारे पास लाइन है वोयलेट वाली है। आप बताओ ज्यादा झुकाव किसका है? ज्यादा कौन झुकेगा? नाम तो बोल दिया पुष्पा, झुकेगा नहीं, लेकिन यहाँ कौन झुक गया? यहाँ दोनों ही झुके, रेड भी झुक गया और वोयलेट भी झुक गया। बाकी सभी झुके बीच में, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम की बात करता हूँ। देखो भाई, रेड का झुकाव, रेड का इंक्लाइनेशन मिनिमम है। देखो ना यार, इसके कंपैरिजन में कम झुक रहा है। ये वाला देखो, ये तो पूरे झुक गया भाई, है ना। बोलता क्या मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, लेकिन फिर भी झुक गया। झुकना तो पड़ेगा इस दुनिया में कहीं ना कहीं, तो ठीक है दोस्त। तो ये प्रोसीजर होता है भाई इसके अंदर। तो रेड का इंक्लाइनेशन कम होता है, रेड कलर का जो होता है इंक्लाइनेशन कम है, और वोयलेट कलर का इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। देखो दोस्त, एक साइड में और डायग्राम बना रखा है। ये जो एक्सपेरिमेंट है न्यूटन साहब ने किया था। डू यू नो न्यूटन?
आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी की डिस्कवरी करी थी। जहां जहां फिजिक्स आएगी वहां न्यूटन का नाम आएगा। अरे दोस्त, जहां जहां फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, न्यूटन साहब को कैसे भूल सकते हैं? वो तो हर जगह आएंगे भाई, हर जगह फिजिक्स में न्यूटन साहब तो आएंगे। तो यहाँ पर भी न्यूटन साहब आ गए। बोला ऐसा होता है, न्यूटन साहब आए पास में, बोला क्या हो रहा है? बोला ये जो अगर आप इसे लाइट निकालते हो तो ये लाइट डिस्पर्स हो जाती है अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर। बोला ऐसा होता है? हाँ। बोला एक काम करता है, न्यूटन साहब तो है ही अलग तरीके का आदमी। बोला ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। एक काम करता है, इस प्रिज्म के आगे एक और प्रिज्म रख देते हैं। अभी 7 कलर मिल रहे हैं, क्या पता 49 कलर मिल जाए, हर एक कलर से वापस 7 कलर मिल जाए। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर मैं इससे एक लाइट से, व्हाइट लाइट से अगर 7 मिल रहे तो 7 से फिर आगे और मिलने चाहिए कलर। उन्होंने इसका आगे एक और प्रिज्म रख दिया। क्या कर दिया? थोड़ा सा गैप देकर एक और प्रिज्म रख दिया। जब उन्होंने प्रिज्म रखा वापस, देखना इस तरीके से, एक प्रिज्म था, ये अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जैसे ये 7 कलर में डिवाइड हो रहा था, यहाँ मैंने एक और प्रिज्म सेट कर दिया, इन्वर्ट करके, उल्टा करके। जैसे प्रिज्म सेट करूंगा, ये वाली लाइन लाइट जो है वापस इसमें से होकर जाएगी, और जैसे इसमें होकर जाएगी वापस आ जाती है अपने। शुरुआत में भी आपकी कौन सी लाइट थी? व्हाइट लाइट थी, और बाद में भी आपको कौन सी मिलती है? आपको व्हाइट लाइट ही मिलती है। न्यूटन साहब बहुत डिप्रेशन में। अरे भाई, न्यूटन साहब ने क्या सोचा? बहुत सारे कलर मिलेंगे, हम तो मजा आ जाएगा जिंदगी के अंदर। लेकिन जिंदगी में मजा नहीं आया, न्यूटन साहब कहाँ चले गए? डिप्रेशन में, है ना। तो वो सारी प्रोसेस होता है भाई। तो ये प्रोसेस ध्यान रखना। अगर आपको इस तरीके से अगर दे रखा हो प्रिज्म, सिंगल प्रिज्म है तो आपको डिस्पर्जन करवाना लाइट का। अगर आपको डबल प्रिज्म दे दे इस तरीके से इन्वर्ट करके, तो वहां डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं होता है, वहां व्हाइट लाइट से वापस व्हाइट लाइट ही मिलती है। आप सिंगल करोगे तो डिस्पर्जन हो जाएगा, लेकिन डबल करते क्या हो जाएगा? वापस वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है भाई, ये प्रोसेस होता है। एक वो भी तो प्रोसेस होता है भाई, आपने कभी दूसरे वीडियो के अंदर देखा होगा, कहीं शॉर्ट वगैरह में, कहीं दूसरे यूट्यूब वीडियो के अंदर, कि कोई 7 कलर का बैंड बना रखा मैंने किसी एक इस डिस्क वगैरह पे। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा आरपीएम में घुमाता हूँ तो ओवरऑल 7 कलर मिलकर एक व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। वो सारे कलर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। ये एक्सपेरिमेंट अगर आपने देखा होगा ठीक है, नहीं होगा तो आप जरूर देखें किसी वीडियो पे। अगर आप 7 कलर के बैंड्स को क्या करते हो, किसी एक चीज पे ड्रॉ कर दिया आपने, 7 कलर्स टोटली जो लिखा है, और आप बहुत ज्यादा हाई आरपीएम पे उसको रोटेट कर रहे हो, हाई आरपीएम पे घुमा रहे हो उसको, तो जो कलर होते हैं हाई स्पीड की वजह वापस आपको व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट करते हुए दिख जाएंगे, आपको व्हाइट लाइट में दिख जाएंगे। वो सारे प्रोसीजर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से कलर के 7 कंपोनेंट्स है वो व्हाइट लाइट से मिलके बने होते हैं। तो ये प्रोसीजर आपको समझ में आता है। इधर बात करते हुए देखना डिस्पर्जन क्या होता है। देखना, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी ऐसा फिनोमेना जिसमें व्हाइट लाइट का स्प्लिट होगा, वो भी 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, 7 कलर्स के अंदर, व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। आप उसको किसी प्रिज्म से पास करवा रहे हो तो लाइट का जो फिनोमेना है जिसके अंदर, वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को मैं बोलता हूँ डिस्पर्जन ऑफ लाइट या फिर डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ओके दोस्त, आगे देखना। रेड कलर की बात करता हूँ, मिनिमम इंक्लाइनेशन, वॉयलेट कलर मैक्सिमम इंक्लाइनेशन। देखो इधर देखो, और डायग्राम देखो ना भाई, रेड कलर झुकेगा नहीं, झुकेगा कम, वॉयलेट कलर भयंकर झुकेगा, झुकता ही रहेगा दिन भर, है ना। तो ये प्रोसेस होता है भाई, है ना, रेड कलर और वॉयलेट कलर। ओके ओके रिपोर्ट। देखिए आगे बात करते हैं और बढ़ते हैं, बात करते हैं रेनबो के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेनबो। ये है नेचुरल डिस्पर्जन का एग्जाम्पल। अगर आपने कभी रेनबो देखा है, दैट इज नेचुरल डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। तो वो जो होता है भाई व्हाइट लाइट वाला डिस्पर्जन, बेसिकली होता क्या उसके अंदर, जैसे हमारे जब बारिश होती है तो बारिश के टाइम पर एनवायरनमेंट में, इस एनवायरनमेंट में क्या होता है, बहुत सारा मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है। नमी बेसिकली होता है क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल जो एयर बबल के फॉर्मेट में ऊपर की तरफ उड़ते रहते हैं, दैट इज मॉइस्चर। ठीक है भाई, ये मॉइस्चर होता है। अब इस मॉइस्चर में क्या होगा, जब सनलाइट आएगी तो सनलाइट, देखना मैं एक वाटर ड्रॉपलेट को जूम करके बताता हूँ आपको इस तरीके से कि एक कोई वाटर ड्रॉपलेट है। क्या दोस्त, ये एक वाटर ड्रॉपलेट है। मैंने क्या कर दिया, इस वाटर ड्रॉपलेट को जूम कर दिया। क्या कर दिया, जूम। यहाँ पर कोई दिल जूम जूम नहीं बोलेगा, वाटर ड्रॉपलेट को जूम किया। ठीक है भाई, मान लो कोई वाटर की ड्रॉपलेट है। ठीक है, अब देखना बेसिकली हो क्या रहा है इसके अंदर। देखना, बाहर मीडियम एयर है, कोई लाइट इसके अंदर जाएगी क्या, वाटर ड्रॉपलेट नहीं, वाटर है। अरे भाई ये ना, ये बोल सकता हूँ, देखना दूसरे कलर से यूज कर लो। तो बाहर मीडियम एयर वाला है, अंदर मीडियम वाटर है, बिल्कुल। तो अगर कोई सनलाइट आती है तो सनलाइट इससे क्या होगी, रिफ्रेक्ट होगी। अगर कोई सनलाइट इससे इसमें जाएगी तो रिफ्लेक्शन होगा भाई, रिफ्लेक्शन है ना, वन मीडियम से अनदर मीडियम जब ट्रांसफर करेगा, ट्रेवल करेगा, रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले क्या होता है, देखना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन उसके बाद होता है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके अंदर चमक होगी, क्योंकि सनलाइट से चमक रहा है तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या होगा,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी एक बार लाइट एंटर कर जाएगी, उसके बाद 3-4 बार वहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और उसके बाद वहां होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब कलर के कॉन्स्टिट्यूएंट में स्प्लिट हो जाएगा। क्या क्या फिनोमिना होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। 3 प्रोसीजर होते हैं, उस 3 प्रोसीजर की हेल्प से रेनबो बनता है। ऐसा एक ड्रॉप में नहीं, ऐसा जितनी भी ड्रॉप होती है सारी, उन सभी ड्रॉप में होता है, और उसकी हेल्प से हमें क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। प्रोसेस क्लियर, देखना वापस बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर रेन। नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो रेन के बाद, बारिश के बाद में हमें स्काई के अंदर अपीयर होता दिखता है, ठीक है दोस्त। 3 प्रोसेस बताया मैंने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट या फिर व्हाइट लाइट, ये सारा प्रोसीजर होता है। रेनबो ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट टू सन। जब कभी भी रेनबो बनता है, वो रेनबो ऑपोजिट बनता है सन के। जैसे बाय लेट सपोज अगर आपका सन इस तरफ है, आपका रेनबो इस तरफ बनता है। रीजन है, देखो भाई सनलाइट आएगी तभी तो डिस्पर्जन होगा वहां उसका। तो रेनबो अगर आपका सन इस तरफ है तो रेनबो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन बनता है, सन की ऑपोजिट डायरेक्शन बनता है। या फिर देखना, मैंने एक आइटम को बना रखा है। किसको बना रखा है, आइटम। आइटम ने कौन से शूज पहन रखे हैं, देखो नाम लिखा हुआ, शूज पहन रखे हैं इसने, ठीक है। ये आइटम बता रहा है रेनबो को। किसको बता रहा है, रेनबो को। ये आइटम कुछ कहना चाहता है, वाह क्या सुंदर रेनबो बनाया। कोई मुझे रेनबो का प्रोसेस बताएगा, बिल्कुल बताऊंगा दोस्त। इधर देख, रेड कलर कहाँ गया, रेड कलर, ओके। देखो भाई, ये कोई एक लाइट आ रही है, क्या आ रही है, ये लाइट होगी रिफ्रैक्ट, क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद में इसका होगा, देखना अभी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट फिनोमेना कंप्लीट हो गया, यस फर्स्ट फिनोमेना कंप्लीट हो चुका है। देन होगा इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में लाइट क्या करती है, किसी सरफेस से टकराकर वापस वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां से टकराएगी, टकराने के बाद कुछ यूं गई। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन हो गया, एक बार और होगा, दूसरा, यहां से और हो जाएगा, तीसरा, और यहां से फिर लाइट क्या करती है, वो डिस्पर्स कर जाएगी। क्या करेगी दोस्त, लाइट डिस्पर्स कर जाएगी। जब लाइट डिस्पर्स करेगी तो ये मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल अब 7 कंपोनेंट्स के अंदर, 7 कलर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। और जब स्प्लिट होगा, ऐसा एक मॉलिक्यूल नहीं, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स करता है, और उन सारे मॉलिक्यूल के हेल्प से क्या बन जाएगा, रेनबो। अरे क्या बनेगा दोस्त, रेनबो। क्या आइटम समझ में आया, एकदम टॉप क्लास तरीके से, है ना भाई। इस तरीके से बनता है रेनबो। अरे कहानी क्लियर। अब देखिए, ये जो सारा प्रोसेस है, मैंने एक डायग्राम इसलिए बनाया, आइटम को इसलिए बनाया, आइटम जो है रेनबो को देख रहा है। अभी देखना, जब ये आइटम रेनबो को देख रहा है तो क्या सन इसके बैक साइड में है। मैंने बताया था कि सन और रेनबो ऑपोजिट होता है। बीच में कोई पर्सन खड़ा कर दिया, आइटम को। किसको खड़ा कर दिया, आइटम को। अभी आइटम देख रहा है, हाँ यार कितना सुंदर दिख रहा है यार, रेनबो की बात कर रहा हूँ, कितना सुंदर दिख रहा है यार रेनबो ना। तो वो जो रेनबो देख रहा है, तो उसके ऑपोजिट में, उसके सामने तो कौन है, उसके सामने रेनबो है, उसके बैक साइड में कौन है, पीठ के पीछे बैक साइड में कौन है भाई, सन होगा। एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से लिखा है कि अगर आप रेनबो को देख रहे हो तो सन आपके बिहाइंड होगा, आपके पीछे की तरफ होगा। ये सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है दोस्त। क्या आपको यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है, एकदम टॉप क्लास तरीके से, एकदम धुआं धुआं कर दोगे, ठीक है दोस्त। अब अपन बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे मीडियम होते हैं भाई, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जोन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के मीडियम होते हैं। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप के मीडियम्स होते हैं। तो अगर कोई सनलाइट आती है तो बार बार क्या करती है, वो बार बार रिफ्लेक्ट होती है, वो बार बार दूसरे मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है। रेयर मीडियम से डेंस मीडियम, डेंस से रेयर, डेंस रेयर, डेंस रेयर, ऐसा करते करते बहुत बार रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है, ठीक है। तो उसमें उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट के मीडियम की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के 2 एग्जांपल अपन पढ़ने वाले हैं। वो एग्जांपल पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं भाई, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वो पढ़ेंगे। और दूसरा प्रोसेस पढ़ेंगे एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। सूरज हमें थोड़ा जल्दी दिख जाता है और लेट अस्त होता है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये क्या होता है, ये 2 पर पढ़ेंगे। ये दोनों फिनोमिना एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। अरे जो दोनों प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। पहले मैं बात करता हूँ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए दोस्त, हमारे पास बात करता हूँ हॉट एयर और कूल एयर की। एक गर्म हवा है, एक ठंडी हवा है। आप मुझे बताओ कौन सी ज्यादा लाइट होगी। अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट देखा है, कोई ऐसा कागज का बनाते हैं, उसके अंदर नीचे दिया वगैरह कुछ रखते हैं, ऐसे कागज का सेटअप बनाते हैं गुब्बारा जैसा, उसके अंदर दिया रखते हैं, वो दिया करता है, जो हवा जो होगी उसके अंदर, उस बलून के अंदर जो हवा होगी, उस हवा को गर्म करेगा। और गर्म हवा क्या होती है, लाइटर होती है, वेट में लाइट होती है। और हवा जब गर्म होगी, क्योंकि उसके अंदर वाले, बलून के अंदर वाली हवा क्या लाइट हो जाएगी,
आसपास वाली हवा ठंडी है तो कंपेरेटिवली डेंस है, थोड़ी हैवी है, थोड़ी भारी है। तो ये जब हवा हल्की हो जाएगी तो हल्की हवा ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो वो रेयर मीडियम है, ठीक है, वो रेयर मीडियम हो चुका है। तो हल्की होने की वजह से वो जो बलून जैसा स्ट्रक्चर होती है वो उड़ती है भाई, ये प्रोसेस होता है। तो हॉट एयर जो होती है वो लाइटर होती है और कूल एयर जो होती है वो डेंसर होती है। अब देखना भाई, अब देखना जो स्टार से लाइट आ रही है वो स्टार लाइट बहुत सारे जोन्स को कवर करते हुए आ रही है। कितने सारे जोन्स में ट्रेवल होकर आएगी वो, क्योंकि स्टार जो होते हैं वो काफी डिस्टेंस पे है भाई। अर्थ को मैं बोलता हूँ ई गोला, अरे क्या बोलते हो दोस्त, ई गोला। ई गोला से जो स्टार है वो काफी डिस्टेंस पे है, और जब इतने डिस्टेंस से आ रहे हैं, समझ लो सूरज यहाँ पर, हमारा सन यहाँ पर है, स्टार उससे भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे। ये भी आग के गोले होते हैं, लेकिन काफी डिस्टेंस पे होने की वजह से ये मतलब हमें तारे जैसा दिखते हैं, टिमटिमाते दिखते हैं, ट्विंकलिंग दिखते हैं। तो ये बहुत दूर होते हैं भाई। तो कितने सारे मीडियम को ट्रेवल करते हैं हमारी आंखों तक पहुंचेंगे, बहुत सारे मीडियम को। तो देखिए दोस्त क्या करता है, ये बार बार जो है इससे फिनोमिना क्या होगा, मान लो कि लाइट जो स्टार लाइट, कौन सी लाइट आएगी यहाँ पर, स्टार लाइट। ये स्टार लाइट देखना आएगी तो क्या करेगी, डेंस मीडियम में झुक जाएगी, फिर रेयर, डेंस, रेयर, डेंस, रेयर, ऐसा करते कुछ आती है इस तरीके से। तो इस तरीके से लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है और इतने तरीके से वो रिफ्लेक्ट होती है, इतने तरीके से वो उतार चढ़ाव लेती है अपनी जिंदगी के अंदर। तो क्या होता है, ये स्टार एक्चुअल कंडीशन स्टार की ये है, लेकिन हमें कहाँ अपीयर होगा, हमें स्टार कभी यहाँ अपीयर होता है, कभी हमें स्टार यहाँ अपीयर होता है, कभी स्टार हमें यहाँ अपीयर होता है, कभी यहाँ अपीयर होता है। इस तरीके से वो हमें अपीयर होता है। तो उसकी वजह से अपन बोलते हैं कि वो एक जगह फिक्स नहीं दिखता है, हमें ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है। स्टार क्या दिखता है दोस्त, ट्विंकलिंग करता है। इसी प्रोसेस को बोलता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या बोलता हूँ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस वजह से होता है, रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर आपसे पूछ ले वन वर्ड के अंदर आंसर के रीजन बताओ उसका क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ज्यादा डिटेल में पूछे तो देखना, जब स्टारलाइट आएगी तो बहुत दूर से ट्रेवल करते आएगी, तो बार बार रेयर मीडियम से डेंस, डेंस मीडियम से रेयर ऐसा करते आएगी, और जब ऐसा करते हुए आएगी डिफरेंट पोजीशन है, फिर वो हमें बार बार डिफरेंट जगह पर दिखती है। और देखना एपरेंट जो इसकी पोजीशन होती है वो एक्चुअल पोजीशन थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, एक्चुअल पोजीशन से ऊपर होगी मैक्सिमम टाइम, एक्चुअल हाइट थोड़ी नीचे रह जाएगी और एपरेंट जो कि थोड़ी सी उससे ऊपर की तरफ होती है। ये प्रोसेस होता है, इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारे टिमटिमाते हैं और हमें अच्छा लगता है टिमटिमाते हो तारे, ऐसा बोलते हैं ऊपर देखो तारे टिमटिमाएंगे, वो इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से सारा होता है। क्लियर एकदम टॉप क्लास तरीके से। एक बढ़िया सवाल है यार, बहुत बार पूछते रहता है कि तारे तो टिमटिमाता है लेकिन प्लेनेट क्यों नहीं, ग्रह क्यों नहीं, वाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, क्या प्रोसीजर है, एक्सप्लेन करिए, एग्जाम में सवाल आ जाए। लो यार लिखा हुआ देखो, प्लेनेट जो होते हैं वो पृथ्वी से ई गोला से बहुत करीब है, बहुत पास में है। अरे भाई प्लेनेट जो होते हैं वो पृथ्वी से काफी करीब है, डिस्टेंस उनकी कम है, और जब डिस्टेंस उनकी कम है और वो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट को काम करते हैं, तो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट का काम करता है। समझ लो कि उससे बहुत सारी लाइट निकल रही है और बहुत सारी लाइट को वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारी लाइट निकल रही है, बहुत सारी लाइट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो ना एक्सटेंडेड सोर्स मान लेते हैं उसका, तो आएगी जितनी जाएगी ऐसा कुछ करके उसके अंदर एक्सटेंडेड सोर्स मान लिया उसको। तो एक्सटेंडेड सोर्स से मल्टीपल रेज आती रहती है, और मल्टीपल रेज आएगी तो जो नेट अमाउंट होगा उसका वो कहीं ना कहीं उसके टोटल रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें वो ट्विंकलिंग के इफेक्ट को शो करता हुआ नहीं दिखता है। तो जो प्लेनेट होते हैं हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखता है, लेकिन स्टार बहुत दूर होने की वजह से वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखता है। अरे भाई यहाँ से तो स्टार से तो कोई कोई लाइन यहाँ पहुंच पाएगी, स्टार से तो कोई कोई स्टार लाइट इस तक पहुंच पाएगी, लेकिन प्लेनेट तो पास में ना, वहां से तो मैक्सिमम सारी लाइन आ रही है, सारी लाइट आ रही है और सारी लाइट जा रही है। तो नेट जो रिजल्टेंट है उसका वो ट्विंकलिंग वाला इफेक्ट नहीं आ पाता, ये प्रोसीजर होता है उसका। आगे देखो अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। तो देखिए दोस्त, एडवांस सनराइज क्या है और डिलेड सनसेट क्या है समझते हैं। 2 मिनट पहले दिखता है, अरे भाई सनराइज होता है उससे 2 मिनट पहले हमें दिखना शुरू हो जाता है सन, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखता रहता है। टोटल जो डे की काउंट है, डे का जो लेंथ है 4 मिनट इंक्रीज होती है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसकी वजह से क्या होता है दोस्त, 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाएगा और 2 मिनट बाद तक दिखता रहेगा, ये प्रोसेस होता है। देखना समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो कि एक ऐसी वो, जैसे मान लो भाई ये वाला हमारा जो है क्या है, एक लाइन है, एक सेंटर है, इससे ऊपर की तरफ मैंने बोल दिया अगर सन यहाँ से ऊपर आ जाएगा तो राइज हो जाएगा, और यहाँ से नीचे चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये प्रोसीजर है। तो सनराइज और सनसेट का ये कहानी है। जैसे हम बोलते हैं भाई यहाँ से अब जैसे जिस लेवल से हमें सूरज दिखना शुरू करता है, मतलब सूरज अस्त हो चुका है, सन सेट हो चुका है, तो वो लेवल जो है जो हमें जमीन वाला लेवल दिखता है, ये मैंने वो बना रखा लेवल। ये हमारा कौन सा है, ई गोला। अरे कौन है दोस्त, ये ई गोला है, अर्थ है हमारी ई गोला, ठीक है। अरे ई गोला बेस्ट है ना भाई, ई बोले तो अर्थ, तो इसलिए ई गोला, ठीक है। तो ये जो है देखो,
इसमें भी होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। देखना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, उसकी वजह से देखना एक्चुअल इसकी पोजीशन तो यहाँ पर है, एक्चुअल पोजीशन इसकी यहाँ पर है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से देखना ये एक्चुअल तो यहाँ पर है, लेकिन हमें ये यहाँ पे दिखता है। हमें ये सन कहाँ दिखता है? इस तरफ दिखता है यहाँ पे। और जब यहाँ दिखेगा सन 2 मिनट पहले दिखता है। कितने मिनट? 2 मिनट्स पहले दिखता है ये। तो ऐसा समझ लो, अगर ये 6 o'clock पे राइज होना चाहिए, होना तो 6 o'clock पे चाहिए, एक्चुअल भी 6 o'clock पे, ये वाला एक्चुअल जो है ना वो 6 o'clock पे ही आएगा यहाँ पर, लेकिन हमें कब अपीयर हो रहा है? 5:58 पे। अरे हमें कब दिख रहा है भाई? हमें दिख रहा है 5:58 पे। कितना मिनट पहले? 2 मिनट पहले। ठीक है भाई। फिर जब सन सेट हो जाएगा वापस, तो सन सेट में भी यही कहानी होगी। वो सन, एक्चुअल सन तो यहाँ जा चुका है, लेकिन रिफ्लेक्शन की हेल्प से, रिफ्लेक्शन की मदद से आपको वो अभी तक क्या कर रहा है? वो यहीं पे दिख रहा है 2 मिनट बाद तक। 2 मिनट बाद तक क्यों? क्योंकि देखना इसकी एक्चुअल पोजीशन तो ये है, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से आपको वो यहीं स्टे करा हुआ दिखेगा 2 मिनट बाद तक। यानी अगर मैं बात करूं कि सन सेट 6 o'clock पे होना चाहिए, लेकिन आपका 6:02 पर भी आपको दिख रहा है। ये प्रोसेस होता है। तो 2 मिनट एडवांस और 2 मिनट डिले, तो टोटल जो है 4 मिनट लेंथ इंक्रीज होती है डे की। एक दिन 4 मिनट लंबा हो जाता है इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। तो सनसेट हो चुका है, लेकिन आपको बाद तक दिखता रहता है, और सनराइज हुआ ही नहीं उससे पहले 2 मिनट पहले आपको दिखना शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं ना एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। आई होप आपको कहानी क्लियर हो रही है। आगे बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कुछ नहीं है मेरे दोस्त। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है किसी लाइट, देखना लाइट हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से कोलाइड करती है। डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से क्या करती है? टक्कर करती है। और जब टक्कर करेगी तो कोई पार्टिकल छोटा, कोई पार्टिकल बड़ा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ से ये क्या करती है? गुजरती है। और जब वेवलेंथ से गुजरेगी, सनलाइट की एनर्जी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, उसकी वजह से ये क्या करता है? कुछ अलग अलग फिनोमिना को शो करता है। या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ, ये लाइट अपने छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है। लाइट क्या करती है? अपने छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, डिवाइड हो जाती है। उसी को बोलता हूँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वापस सुनना, अगर कोई भी सनलाइट किसी एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, जब एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो वहां बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होंगे। उन पार्टिकल्स को कोलाइड करती है, टक्कर करती है, और टक्कर करने की वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खुद के छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर, खुद के छोटे छोटे फॉर्म के अंदर वो स्प्लिट हो जाती है। उसी को बोलता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमारे एनवायरमेंट में कुछ फिनोमेना होता है, उन फिनोमेना को अपन पढ़ते हैं। अपन 2 फिनोमेना पढ़ेंगे भाई, टिंडल इफेक्ट एंड कलर ऑफ स्काईज ब्लू। ये 2 इफेक्ट अपन पढ़ने वाले इसके अंदर। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और स्काई का, आसमान का कलर नीला क्यों है, सारी बात हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्त। तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया, आपने भी टिंडल इफेक्ट देखा होगा। टिंडल इफेक्ट में बेसिकली कोलोइडल पार्टिकल से लाइट चमक जाती है। टिंडल इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है? लाइट का स्कैटरिंग होता है, वो भी कोलोइडल पार्टिकल से। कोलोइडल पार्टिकल का मतलब समझाता हूँ आपको मैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर स्कूल वगैरह में, या फिर घरों में भी देखते हैं आप। जैसे मान लो पूरा रूम पैक है, और उस रूम में कोई छोटा सा हॉल वगैरह या फिर कहीं से खिड़की वगैरह से सनलाइट अंदर आ रही है, और जब सनलाइट अंदर आती है वहां से, तो आपको वहां पर क्या दिखता है? बहुत सारे उस सनलाइट के एक पैटर्न के अंदर आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल दिखते हैं। दैट इज कोलॉइड पार्टिकल। क्या बोलते हैं उनको? कोलॉइड पार्टिकल बोलते हैं। और उन कोलॉइड पार्टिकल की वजह से लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है, और कोलॉइड पार्टिकल की वजह से लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है, और स्कैटरिंग की वजह से लाइट हमें चमकती हुई दिखती है, हमें उस पैटर्न में वो लाइट दिखती है, वहाँ कोलॉइडल पार्टिकल दिखता है, और कोलॉइडल पार्टिकल भी चमकते हुए दिखता है। कुछ इस तरीके का फिनोमेना देखना आप लोग। जैसे मान लो कि कोई खिड़की से सनलाइट आएगी इस तरीके से, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, तो ये इससे टक्कर करने के बाद इस तरीके से स्कैटर हो जाती है। क्या हो जाती है? स्कैटर। तो इस तरीके से फिनोमिना में आपको वो सारी दिखती है, और स्कैटर हो जाएगी, तो वो लाइट आपको फैली हुई दिखती है। इस तरीके से क्या दिखती है आपको? फैली हुई दिखती है। ये प्रोसीजर होता है उसका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अरे क्या होता है दोस्त? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो बंद रूम में अगर कहीं से लाइट आ रही है, वो हो सकता है। या फिर अगर मैं फॉरेस्ट की बात करता हूँ, जंगलों के अंदर फॉरेस्ट, तो वहां पर कैनोपी होता है। ठीक है, बहुत सारा जंगल है, तो वहां से प्लांट्स वगैरह इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, पेड़ पौधे, कि उनके बीच में गैप कम रहता है, और जो बचा कुचा गैप होता है वहां से सनलाइट आती है। और जब सनलाइट आती है वहां से, तो वो जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, जिसको कोलोइडल पार्टिकल बोलता हूँ, वो उस वहां पर फिर टिंडल इफेक्ट के फॉर्मेट में लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को चमकाता है, और दिखते भी हमें मूवीज वगैरह में भी देखते हैं ना, जंगलों के अंदर इस तरीके से होता है। या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर आप नाइट में गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, उन हेडलाइट के दोनों बीम जाते हैं, उन बीम के अंदर आपको बहुत सारे पार्टिकल्स चमकते हुए दिखते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिखते हैं। दैट इज टिंडल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है।
और किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट देखिए स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, तो स्काई का कलर ब्लू होने का रीजन देखना, स्काई जो होता है ऊपर की तरफ है, स्काई ऊपर की तरफ होगा भाई, तो वहां जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है, बहुत फाइन और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। देखना फाइन और स्मॉल पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर आर मोर इफेक्टिव द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, है ना। क्या करता है बेसिकली, वेवलेंथ होती है इनकी सभी की, जो कलर होता है कलर विबग्योर VIBGYOR, उन विबग्योर की क्या होती है, वेवलेंथ होती है। देखना इस तरीके से बताता हूं आपको, ये लिखा हूं विबग्योर, तो इस तरफ से वेवलेंथ क्या होती है इनकी, वेवलेंथ बढ़ती है। अरे क्या दोस्त, वेवलेंथ बढ़ती है, लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कम वेवलेंथ वाले के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो कम वेवलेंथ वाली लाइट के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बताओ स्काई जो थी वहाँ पार्टिकल बड़े थे या फिर छोटे थे, वहाँ छोटे पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स थे। तो देखना स्मॉल पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर आर मोर इफेक्टिव द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट के लिए वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो शॉर्टर लाइट को क्या करेंगे, डिस्पर्स कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। शॉर्टर लाइट को, छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को, जैसे ब्लू लाइट हो गई, वोयलेट टाइप की लाइट हो गई, देखो तीनों से लिखे, देखो वोयलेट, इंडिगो और ब्लू, तो अराउंड इनके बीच में घूमता है वो। और आसमान का कलर कैसा दिखता है, ब्लू कलर दिखता है, स्काई कलर दिखता है। तो ब्लू कलर दिखता है वो इसकी वजह से, क्योंकि छोटे पार्टिकल की वजह से, छोटी वेवलेंथ वाले पार्टिकल वहां पर मौजूद होने की वजह से छोटी वेवलेंथ वाली एनर्जी वहां डिस्ट्रीब्यूट होती है, या फिर बोल सकता हूँ छोटी एनर्जी वाली वेवलेंथ वहां पर स्कैटर होती है। उसकी हेल्प से हमें क्या दिखता है, स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। ये प्रोसीजर होता है उसका, है ना। अब देखना आपको मैंने एक और पॉइंट लिखवा रखा है कि अगर कोई भी पैसेंजर जो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाइंग कर रहा है, भाई प्लेन के अंदर बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, बहुत ज्यादा हाइट पे, तो बहुत ज्यादा हाइट पे उड़ने की वजह से वहां पर जो स्कैटरिंग का फिनोमिना होता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता है, वहां फिनोमिना काम नहीं कर पाएगा। कौन सा, स्कैटरिंग का फिनोमिना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जब हाइट से वो देखता है उसको आसमान का कलर ब्लू नहीं डार्क दिखता है, काले कलर का। कैसा दिखता है, काले कलर का दिखता है। देखना दोस्त, तो पॉइंट लिखा है द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट। वहां पर स्कैटरिंग का इफेक्ट फॉलो नहीं हो पाएगा, और जब स्कैटरिंग का इफेक्ट फॉलो नहीं हो पाएगा इतना शानदार तरीके से, तो कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्त, वो आपको आसमान का कलर डार्क दिखेगा, डार्क कलर मतलब ब्लैक कलर दिखेगा भाई, सीधी बात है, ब्लू कलर वगैरह नहीं दिखता उसका। ठीक है दोस्त, ये प्रोसीजर होता है उसका। एक मैंने देखो सिंबल बना रखा डेंजरस का, खतरा, है ना, 4000 वोल्ट का खतरा, 11000 वोल्ट का खतरा। वो जो साइन बनाते हैं वो साइन कैसे बनाते हैं, रेड कलर के बनाते हैं। डेंजरस साइन जितने भी होते हैं, क्या होता है दोस्त, डेंजरस साइन वो सारे बनाते हैं रेड कलर के। क्या रीजन है रेड कलर का, ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, रेलवे सिग्नल्स हो गए, जो भी सिग्नल बनाते हैं बेसिकली साइन, डेंजरस जो साइन होता है वो सभी में रेड कलर इनपुट डालते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसका प्रोसेस ये होता है, देखना रेड कलर जो होता है वेरी लो स्कैटरिंग, रेड कलर का स्कैटरिंग पावर बहुत कम है। स्कैटर का मतलब है फैलना, कलर फैलना। अगर आपको मैं बहुत दूर से ऑरेंज और येलो में डिफरेंस करने का बोलूं, ऑरेंज और येलो, या फिर मैं बहुत दूर से आपको इंडिगो कलर और वॉयलेट कलर में डिफरेंशिएट करने का बोलूं, आप कर पाओगे, सिमिलर सेम दिखते हैं, सिमिलर है ना, एक दूसरे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते आप उनको, रीजन उनकी स्कैटरिंग पावर ज्यादा है। लेकिन रेड कलर की स्कैटरिंग पावर बहुत कम होती है, और जब रेड कलर स्कैटरिंग पावर बहुत कम है तो ये रेड कलर का साइन बहुत दूर से देखने पर भी फैलेगा नहीं, वहां बहुत दूर से भी आपको रेड ही दिखता है। उसकी वजह से आपको क्या करता है, जो डेंजरस का साइन होता है वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। ये उसका प्रोसीजर होता है भाई। ठीक है, स्कैटरिंग इनकी लो होती है, बस ये प्रोसीजर हो गया भाई। ठीक है दोस्त, तो अपना टॉपिक पूरा फिनिश हो चुका भाई, है ना। चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पूरा अपने फिनिश कर दिया टॉप क्लास तरीके से। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए अपने इतने ही पढ़ते हैं, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए।